Hello viewers, hi, I am Navedukant, your English trainer right now. Today in this video lecture, we shall open the next new chapter of English grammar, that is sentence. Let's move to the board and try to understand the definition of sentences first. My dear viewers, you must get and buy my very textbook of grammar, that is Conceptual English Grammar at a Glance, written by Anne Kant and published by Blue Rose Publishers, that is now available in digital format on Google Play Books with 50% Bonanza discount offer just for you. In this video today, you will feel very excited and surprised to know that the very textbook of grammar of mine, Conceptual English Grammar at a Glance, written by Anne Kant, has now well been launched on national level on India's famous e-commerce online channels, where you can avail the very provision of 12% instant discount offer. This is a matter of great surprise and great happiness for you all. जिस बुक के लॉकडाउन कंडीशन में आने की और लॉन्च होने की श्योरिटी थोड़ी फेंटेड हो रही थी, इस लॉकडाउन और कोविड-19 के ग्लोबल थ्रेट की वजह से अब आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए बड़ी उत्तेजना की बात होनी चाहिए कि अब मेरी यह बुक टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में इंडिया के फेमस 4 ई-कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग चैनल्स, जिसमें ब्लू रोज स्टोर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज से आप 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर लेते हुए आप इसे खरीद सकते हैं। और इस बुक में जो टेक्निकल फीचर्स है, इस बुक में जो इनोवेटिव अप्रोच इंट्रोड्यूस किया गया है, हर चैप्टर को सिंप्लिसिटी के साथ विदाउट फेसिंग एनी कम्प्लेक्सिटी आप उस नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। बाय एंड गेट दिस बुक वेरी सून एंड फील द चेंजेस विद इन योरसेल्फ। Now we should understand the given definition of sentences on the board. सेंटेंस ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जानना चाहिए हर किसी को। इस सेंटेंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है, हम कैसे सिंपल वे में इसे डिफाइन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इसके डेफिनेशन को, इसकी नॉलेज इंट्रोडक्टरी लेवल पे आज हम लोग डेवलप करेंगे। गिवन डेफिनेशन बतलाता है एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्ट दैट इज एस, अ वर्ब दैट इज वी एंड एन ऑब्जेक्ट दैट इज ओ, एंड समटाइम्स अ कंप्लीमेंट दैट इज सी, and expression what a complete sense and meaning is called sentence. इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस वर्ड्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के इस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसमें कंसिस्ट करते हैं, आगे दिया गया है। जनरली वर्ड्स के एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जिसमें कंसिस्ट कर रहे हों अक्षर, क्या
सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट एस, उसके बाद वर्ब वी एंड एन ऑब्जेक्ट ओ। वर्ड्स का एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जिसके स्टार्ट में एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट हालांकि कंपलसरी नहीं कि हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, इसलिए उसे एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना गया। लेकिन अगर वर्ब के बाद कोई दूसरा एलिमेंट आएगा तो वो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद समटाइम्स उस वर्ड्स के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओ को यूज करने के बाद भी लगे कि सेंटेंस का वो सेंस और वो मीनिंग नहीं निकल रहा जो हमें देना है, जो हमें एक्सप्रेस करना है, तो एस प्लस भी प्लस ओ के बाद अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट का भी यूज हो सकता है। एंड एक्सप्रेसिंग ए कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। और इस तरह से वर्ड्स का एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जिसके स्टार्ट में सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब फॉलो कर रहा हो, फिर ऑब्जेक्ट फॉलो करे और उसके बाद नीड के हिसाब से एक कॉम्प्लीमेंट, और ये सारी चीजें मिलकर, ये चार एलिमेंट मिलने के बाद सेंटेंस से या वर्ड्स के उस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से एक कंप्लीट सेंस और मीनिंग निकलता हो, उसका एक्सप्रेशन होता हो, तो वर्ड्स के ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को हम सेंटेंस कहेंगे। इज दैट क्लियर? इन शॉर्ट, ए सेंटेंस consists of a subject and a predicate. That is what predicate is. That is the remaining all words like V plus O plus C if given in a sentence, especially after the subject. Sentence को शॉर्ट में हम वर्ड्स के उस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को भी कह सकते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। और एक नई ग्रामेटिकल टर्म यहां पे आ गई, व्हाट ए प्रेडिकेट इज। सब्जेक्ट क्या होता है आप जानते हैं, सेंटेंस के फर्स्ट प्लेस पे यूज होने वाला नाउन या पर्सनल प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट बिकम्स व्हाट? सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट का यहाँ लैंग्वेज दिया गया है, इसे एक्सप्लेन करते हुए the remaining all words like V plus O plus C if given in a sentence, especially after the subject, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आने वाले जितने भी बचे हुए वर्ड्स होंगे, वर्ड्स का ग्रुप होगा जिसमें सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग वर्ड्स क्या हो सकता है? वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो वो भी। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद बचने वाले जो भी वर्ड्स होंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, वो सारे क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट कहलाएंगे। ओके, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग ऑल वर्ड्स इंक्लूडिंग व्हाट? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद बचने वाले सारे शब्द, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? सेंटेंस के डेफिनेशन को हम लोगों ने समझ लिया। आगे उस डेफिनेशन को एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, इलेबोरेट किया गया है। लेट्स गो थ्रू द गिवन दोज example sentences and try our best to understand what sentences are. First sentence है children play. Children sentence का क्या है? फर्स्ट नाउन, और फर्स्ट नाउन के रूप में सेंटेंस का ये क्या है? एस, यानी सब्जेक्ट। सेंटेंस का दूसरा वर्ड क्या है? प्ले, और प्ले क्या है? वर्ब। अब प्रेडिकेट का क्या डेफिनेशन दिया गया? सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद
यूज्ड होने वाले रिमेनिंग ऑल वर्ड्स बिकम व्हाट, बिकम्स प्रेडिकेट। तो चिल्ड्रेन जो सेंटेंस का फर्स्ट नाउन है, जो सब्जेक्ट है, इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस में बचने वाला वर्ड क्या है, एक ही तो है, लास्ट प्ले जो वर्ब है, यहाँ वर्ब के रूप में ये प्रेडिकेट हो जाएगा पी। नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द सेकंड एग्जांपल सेंटेंस, दैट इज दोज गर्ल्स हैव संग दिस सॉन्ग वेरी वेल। उन लड़कियों ने इस गीत को बड़े अच्छे ढंग से गाया है। इस सेंटेंस में गर्ल्स क्या है, फर्स्ट नाउन इंडिकेट किया हुआ है और फर्स्ट नाउन के रूप में सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। गर्ल्स के पहले एक और वर्ड है दोज, और दोज ये क्या है, डिटरमाइनर। और सेंटेंस में अगर किसी नाउन के पहले, स्पेशली सब्जेक्ट नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता हो या डिटरमाइनर आ जाता हो तो उसको हम एडजेंट कहते हैं। दिस इज अ न्यू ग्रामेटिकल टर्म यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। ये आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा कोई ग्रामेटिकल टर्म नया यूज किया गया है जिसे आपको जानना चाहिए। तो दोज यहाँ क्या हो गया, डिटरमाइनर आप जानते हैं, और डिटरमाइनर के रूप में यहाँ एडजेंट हो गया। और एडजेंट किसे कहते हैं, जब किसी सब्जेक्ट नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव या डिटरमाइनर प्रीसीड कर रहा हो तो उस वर्ड्स को कहते हैं एडजेंट। क्लियर। हैव हेल्पिंग वर्ब है एचवी, संग मेन वर्ब है एमवी, दोनों मिलकर ग्रामेटिकल टर्म में इसे कहेंगे वी यानी वर्ब। सब्जेक्ट हो गया दोज गर्ल्स, ये पूरी सब्जेक्ट यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, दोज गर्ल्स इज नाउ सब्जेक्ट। हैव संग ये पूरी तौर से वर्ब हो गया। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, दिस सॉन्ग वेरी वेल। इसमें दिस फिर ये एडजेंट हो गया, डिटरमाइनर के रूप में यूज हुआ। और सॉन्ग ये क्या है, सॉन्ग इज द सेकंड नाउन used here in this sentence। मेन वर्ब या वर्ब प्लस मेन वर्ब के बाद यूज होने वाला ये सेकंड नाउन है सॉन्ग, और सेकंड नाउन के रूप में ये ओ है, ओ यानी ऑब्जेक्ट, जिसका एडजेंट क्या है, दिस। क्लियर। वेरी वेल में वेरी आप पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये एडवर्ब है, और वेल भी ये एडवर्ब है, इसलिए हमने दोनों को कॉमनली लिखा एडवर्ब्स। अब चेक करें, दोज गर्ल्स हैव संग दिस सॉन्ग वेरी वेल में दोज गर्ल्स यहां सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद जो ऑल रिमेनिंग वर्ड्स हैं जिसमें हैव संग वर्ब, दिस सॉन्ग एडजेंट प्लस ओ ऑब्जेक्ट और वेरी वेल एडवर्ब्स, ये पूरी लैंग्वेज क्या बन गई, प्रेडिकेट। जैसा डेफिनेशन दिया गया प्रेडिकेट का, प्रेडिकेट इज व्हाट, प्रेडिकेट इज द रिमेनिंग वर्ड्स इंक्लूडिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज्ड होने वाले जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं उसे प्रेडिकेट कहा गया। ये सारे लैंग्वेज प्रेडिकेट हो गया। Let's understand the third example sentence. You see, there was a tiger. एक बाघ था, there was a tiger. अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा उन दोनों सेंटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी नॉलेज को और क्लैरिफाई करने के लिए, कॉन्सेप्शन को क्लियर करने के लिए, पूरी सेंटेंस में कोई नाउन है, इज देयर एनी नाउन? यस, देयर इज one and only one noun and it is what, tiger। अब पूरी सेंटेंस में टाइगर यहाँ फर्स्ट नाउन है, इसलिए फर्स्ट नाउन के रूप में ये सब्जेक्ट हो गया। ए उसके पहले आया है, ये क्या है, आर्टिकल जानते हैं, और आर्टिकल के रूप में ये क्या है, डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर के रूप में यहाँ चूंकि नाउन सब्जेक्ट नाउन टाइगर के पहले ये ए आर्टिकल या डिटरमाइनर प्रीसीड किया, इसलिए इसको कहेंगे एडजेंट।
शॉर्ट में स्पेस की कमी की वजह से हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एडीजे। इसे आप एडजेक्टिव नहीं समझेंगे, एडजेंट समझेंगे। क्लियर? और उसके पहले देयर क्या है? एडवर्ब। अब यहाँ पे आपके लिए एक और नई ग्रामेटिकल टर्म के रूप में वर्ड आ गया, फाइनाइट वर्ब। ये क्या होता है? फाइनाइट वर्ब सेंटेंस के उस वर्ब को कहेंगे जो ऑलवेज टेंस को गवर्न करता है, जो टेंस को इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, ये फ्यूचर का है। अब वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो और वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब कितने हैं? एक ही हैं, और एक कौन सा है? वाज, और वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो यहाँ ये वाज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ ये कौन सा वर्ब है? यहाँ ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज किया गया है, वो है वाज, और ये वाज सेंटेंस के टेंस को बतलाता है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं। ओके, इसलिए इस सिंगल वर्ब को, वाज को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे, क्योंकि ये टेंस को इंडिकेट करता है। अगर वाज की जगह पे होता है इज, आर, वेयर, हैज, है, कुछ भी, तो वो क्या कहलाता? फाइनाइट वर्ब। तब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाता। हेल्पिंग वर्ब उस वर्ब को कहेंगे जिसके बाद एक एक्शन वर्ड आता हो, यानी मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में, उसे हम कहेंगे, उस वर्ब को कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उस वर्ब को कहेंगे जो मेन वर्ब को हेल्प करे, और कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को तभी हेल्प करेगा जब उस वर्ब के बाद मेन वर्ब फॉलो कर रहा हो। जैसे है, सन में है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? हम क्यों मानेंगे कि है यहाँ फाइनाइट वर्ब नहीं है, यहाँ एच भी है, हेल्पिंग वर्ब है? वो इसलिए क्योंकि उसके बाद एक और वर्ब फॉलो कर रहा है, एक्शन वर्ड, जो संग, भी3 सिंग का, जो मेन वर्ब है। इसलिए चूंकि हैव ने अपने बाद यहाँ इस सेंटेंस में एक मेन वर्ब, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको फॉलो किया, इसलिए इस वर्ब को एच भी कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, फाइनाइट वर्ब नहीं कहेंगे। अब जैसे हम बोले वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो इस सेंटेंस में वर्ब कितने हैं? एक ही है। कौन? है। हैव के बाद यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, V1, V2, V3, V4, V5 नहीं है, तो इस हैव को यहाँ हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? इसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। यहाँ उसी तरह का आगे नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस दिया गया है, आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, मेरे पास कई तरह की समस्याएं हैं। इस सेंटेंस में आई ये क्या है? प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। हैव यहाँ क्या है? फाइनाइट वर्ब लिखा गया है, और फाइनाइट वर्ब यहाँ क्यों है? हैव को यहाँ फाइनाइट वर्ब क्यों मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं मानेंगे? वो इसलिए क्योंकि हैव वर्ब के बाद आने वाला वर्ड मेनी मेन वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है? डिटरमाइनर। ये क्या है? एडजेंट। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स नाउन के लिए यूज हुआ है एडजेंट के रूप में, डिटरमाइनर के रूप में, इसलिए हैव यहाँ फाइनाइट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हैव के बाद यहाँ कोई मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में फॉलो करता, जैसे सेकंड सेंटेंस में हैव के बाद संग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलो किया, तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब नहीं। उसी तरह अगर फोर्थ सेंटेंस में भी हैव के बाद मेनी फॉलो नहीं करके उसकी जगह पे अगर मेन वर्ब का कोई फॉर्म यूज होता, तब वहां पे हैव को हम क्या मानते? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ हैव के बाद मेनी डिटरमाइनर फॉलो किया है, इसलिए हैव यहाँ क्या होगा? फाइनाइट वर्ब।
ओके, मेनी डिटरमाइनर है और ये एडजेंट है किसका, तो सेंटेंस का जो फर्स्ट नाउन है प्रॉब्लम्स उसका, और ये फर्स्ट नाउन प्रॉब्लम्स के रूप में ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये पूरी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, और आई के बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं, वर्ड्स का ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, हैव, मेनी, प्रॉब्लम्स, दैट इज फाइनाइट वर्ब, एडजेंट और फर्स्ट नाउन, इट इज कॉल्ड व्हाट, प्रेडिकेट। अब ये चार हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए, इन चारों एग्जाम्पल सेंटेंसेस में थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस के बारे में मैंने पहले ही बताया, वो अदर एग्जाम्पल सेंटेंसेस से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस में फर्स्ट नाउन सेंटेंस के लास्ट में था। ओके, और थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस में फर्स्ट नाउन के रूप में टाइगर वो सब्जेक्ट बना, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट नहीं, सेंटेंस के लास्ट में था। जबकि फोर्थ में सेंटेंस का सब्जेक्ट आई फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड सेंटेंस में भी सेंटेंस का सब्जेक्ट गर्ल्स, दोज गर्ल्स सेंटेंस के इनिशियल पोजीशन में है, और फर्स्ट सेंटेंस में भी सेंटेंस का सब्जेक्ट चिल्ड्रन इनिशियल पोजीशन पे है, स्टार्ट प्लेस पे है। कहने का मतलब ये कि इंग्लिश लैंग्वेज में जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट सेंटेंस के इनिशियल पोजीशन में ही हो, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग प्लेस पे ही हो, ये जरूरी नहीं। सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, जैसा आपने थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस में देखा। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप कुछ न्यू ग्रामेटिकल टर्म्स को आपने जाना। फर्स्ट क्या था, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज्ड होने वाले रिमेनिंग ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट। सेकंड वर्ड क्या था, एडजेंट। क्या होता है, तो किसी सेंटेंस में नाउन के पहले सब्जेक्ट नाउन हो, ऑब्जेक्ट नाउन हो, उसके पहले यूज होने वाला जो ग्रामेटिकल एलिमेंट के रूप में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव होता है, उसे हम एडजेंट कहते हैं। लास्ट वर्ड था फाइनाइट वर्ब। ये क्या होता है, फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या सिंगल वर्ब के रूप में मेन वर्ब का फॉर्म हो, जैसे V1 या V5 या V2, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंगल हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वेयर हो, और सेंटेंस के टेंस को गवर्न करे और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब फॉलो ना करे, तो उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। इज दैट क्लियर? इस वीडियो का लास्ट पोर्शन है डेफिनेशन और एग्जाम्पल सेंटेंसेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद ये बताना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ sentences are there used in English language. You know that there are only 5 types of sentences. First, assertive sentence. Second, imperative sentence. Third, interrogative sentence. Fourth, exclamatory sentence. And fifth, optative sentence. We shall know about these all types of sentences one by one in the next video series. Okay, I hope you all must have enjoyed learning today's video lecture. My dear viewers, if you consider the content of the today's video to be educational, informative, amazing and surprising, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video, and please don't forget to share it more and more. It's essential for me. Stay home, stay safe. Thanks a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning more and more.
Thank you. Have the nice time.